Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. चलिए बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज तक देख लिया था। अब हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से अपनी एग्जाम्शन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज किसके थ्रू हो रही हैं? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। अगर बाय रोड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ जीटीए। अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के थ्रू आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होता है। फुल आईटीसी अगर जीटीए ले रहा है तो एफसीएम लगता है, जीटीए टैक्स पे करता है। और अगर जीटीए फुल आईटीसी नहीं ले रहा है तो 5% से टैक्स लगता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर कुरियर एजेंसी के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं देन ऑल्सो आपका एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आपका टैक्सेबल होगा। दैट मीन्स कि अगर आप जीटीए के थ्रू बाय रोड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो तो वो टैक्सेबल होता है। कुरियर एजेंसी के थ्रू अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो तो वो टैक्सेबल होता है। इनलैंड वाटरवेज के थ्रू अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं देन ऑल्सो इट विल बी एग्जेम्प्ट। तो आपने अगर बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया तो एग्जेम्प्ट, और अगर बाय रोड जीटीए के थ्रू किया या कुरियर एजेंसी के थ्रू किया तो टैक्सेबल, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू किया तो एग्जेम्प्ट। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और अ वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। तो अगर आप रेल से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वेसल से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर, मतलब विद इन इंडिया अगर आप वेसल और रेल से इन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, नोटिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, देन इस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मतलब इन गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन से गुड्स हैं? अगर आप रिलीफ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो ड्यूरिंग दी नेचुरल कैलामिटीज, जैसे फ्लड आ जाता है, फेमाइन आता है, डिजास्टर आता है, तो इस केस में जो आपके इफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जाता है। और अगर ये रिलीफ मटेरियल रेल के थ्रू या फिर वेसल के थ्रू पहुंचाया जा रहा है तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रेल और वेसल, जीएसटी नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और ये न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड होनी चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर में, तो अगर ये न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्टर्ड नहीं है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर में, उनके ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी लगेगी। लेकिन अगर ये रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के पास रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नहीं लगेगी। तो पहला हो गया रिलीफ मटेरियल, दूसरा हो गया डिफेंस, तीसरा हो गया न्यूज़पेपर। चौथा आता है रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल। रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल का अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला आता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लावर, पल्सेस एंड राइस और ऑर्गेनिक मैन्योर। इन 7 आइटम्स का अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो बाय रेल और वेसल विद इन इंडिया, देन इन दैट केस इसका कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो अगर आप बाय रोड जीटीए के थ्रू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जीएसटी नहीं लगेगा। गुड्स where the consideration charged for the transportation of a goods on a consignment transported in a single carriage does not exceed rupees 1500. Goods where a consideration charged for the transportation of all such goods for a single consignee does not exceed rupees 750. क्या बोल रहा है आपसे? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक जीटीए है XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, और ये क्या कर रहा है? अपने ट्रक में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है।
ये अपने ट्रक में क्या कर रहा है सर? ये अपने ट्रक में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। सर ऑब्वियस है, ट्रक है तो गुड्स का ही ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है बच्चे, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और ये गुड्स का जो कंसाइनी है, जिसके पास ये गुड्स जाने हैं, वो है मिस्टर ए। मिस्टर ए किधर के हैं? मान लेते हैं मिस्टर ए घाटकोपर के हैं। ठीक है ना, ये घाटकोपर के हैं, इनको गुड्स ट्रांसपोर्ट होने हैं। तो कहता है कि अगर आपका फ्रेट अप टू ₹1500 है, जो भाड़ा आप लेंगे अगर वो अप टू ₹1500 है, तो इस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आया? इसी में दूसरा एग्जांपल देखिए, मिस्टर XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है, इसका ये ट्रक है, राइट? और इस ट्रक में गुड्स पड़े हुए हैं और गुड्स कहां कहां जाने हैं सर? गुड्स पहले थोड़े से गुड्स मिस्टर ए के पास जाएंगे, उसके बाद ट्रक आगे निकल जाएगा, फिर थोड़े से गुड्स मिस्टर बी के पास जाएंगे, फिर ट्रक आगे निकल जाएगा और फिर थोड़े से गुड्स मिस्टर सी के पास जाएंगे, राइट? तो पहले क्या करेगा? ट्रक यहां तक पहुंचेगा मिस्टर ए के पास, फिर आगे निकल जाएगा मिस्टर बी के पास, राइट? फिर आगे निकल जाएगा वो मिस्टर सी के पास। तो ये क्या कर रहा है? गुड्स डिलीवर कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, गुड्स डिलीवर कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि जब गुड्स डिलीवर करके आप आगे बढ़ रहे हो तो सिंगल कंसाइनी के लिए मिस्टर ए एक कंसाइनी है, मिस्टर बी एक कंसाइनी है, मिस्टर सी एक कंसाइनी है। सिंगल कंसाइनी के लिए अगर फ्रेट अप टू ₹750 है, फ्रेट अगर अप टू ₹750 है, तो इस केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर फ्रेट अप टू 7500 है, सॉरी 750 है, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर 750 से ज्यादा है तो उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा। पहले केस में क्या बोल रहा है, ध्यान से रीड करिए। गुड्स वेयर द कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड ऑन अ सिंगल कैरेज। एक कैरेज है और एक कैरेज का जो भाड़ा है वो अगर अप टू 1500 रुपए है तो कुछ भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर दूसरे में क्या बोल रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी, मतलब सब गुड्स का भाड़ा एक कंसाइनी के लिए, मतलब इसमें जो माल जा रहा है वो एक के लिए नहीं जा रहा है, ये जो गुड्स हैं ये 3 लोगों के लिए हैं, फॉर ए बी सी। यहां पर ये गुड्स किसके लिए थे? केवल एक के लिए थे। तो जब गुड्स केवल एक के लिए जा रहे हैं, सिंगल कंसाइनमेंट जा रहा है, तो सिंगल कंसाइनमेंट के लिए लिमिट रखी है 1500 रुपीज। लेकिन अगर इसमें मल्टीपल कंसाइनमेंट्स जा रहे हैं, ए के लिए भी है, बी के लिए भी है, सी के लिए भी है, तो अगर सिंगल पर्सन का भाड़ा 750 रुपए है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद अगला है मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, सेम ऊपर वाला है। ऑर्गेनिक मैन्योर, सेम ऊपर वाला है। न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, सेम ऊपर वाला है। रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर द विक्टिम ऑफ द नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर कैलामिटीज, एक्सीडेंट और मिसहैप, ऊपर वाला है। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, ऊपर वाला है। बस अगर आप रेलवेज और वेसल वाला और जीटीए वाला देखो तो इसके अंदर एक आइटम की कमी है, आपके रेलवेज वाले में रेलवे इक्विपमेंट्स भी कवर है। ये वाली एंट्री जो है रेलवे इक्विपमेंट वाली, ये एंट्री जीटीए में नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने आइटम रेलवेज वाले में एग्जेम्प्ट हैं, वही आइटम्स जीटीए वाले में भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप बाय रोड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेके जाते हो, ऑर्गेनिक मैन्योर लेके जाते हो, सॉल्ट, मिल्क, फूड ग्रेन लेके जाते हो, आप क्या बोलते हैं मैगजीन्स, न्यूज़पेपर लेके जाते हो, आप रिलीफ मटेरियल लेके जाते हो, तो इन सब चीजों में आपको क्या मिल जाएगी? एग्जेम्पशन मिल जाएगी, राइट? इसके बाद अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर डी। Services provided by a GTA to an unregistered person, including an unregistered casual taxable person, other than the following recipients namely। ये पॉइंट मैंने आपको रिवर्स चार्ज में पढ़ाया था कि अगर आप फैक्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करोगे बीइंग अ जीटीए, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करोगे बीइंग अ जीटीए, रिवर्स चार्ज लग जाएगा।
कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोवाइड करोगे, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड करोगे, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड करोगे, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। किसी भी सीटीपी को प्रोवाइड करोगे, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। राइट, तो इसको मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि आपने जीटीए के लिए क्या पढ़ा था। अगर आप जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में आपका ये सर्विस एग्जेम्प्ट है, इसमें कोई भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर वो लोग जो सिर्फ टीडीएस और टीसीएस काटने के लिए रजिस्टर हुए हैं, इनको अगर आप सर्विस देते हो तो इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्पेसिफाइड पर्संस को देते हैं तो उस केस में आपका आरसीएम लग जाएगा। राइट, तो अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन को जीटीए की सर्विस दोगे तो आरसीएम लगेगा, और पहले वाले दोनों केसेस में ये क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन आ रहा है। स्पेसिफाइड पर्सन में फैक्ट्री आ जाएगी रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी आ जाएगी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट और एनी अदर लॉ, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगी रजिस्टर्ड अंडर एनी अदर लॉ, बॉडी कॉर्पोरेट आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म आ जाएगी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आ जाएगा। ये स्पेसिफाइड पर्सन्स है, इनको अगर आप सर्विस दोगे जीटीए की तो आरसीएम लगेगा। इसके अलावा अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को दोगे तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या फिर लोकल अथॉरिटी को देंगे तो उस केस में एग्जेम्पशन आ जाएगी। अगर आप टीडीएस और टीसीएस काटने के लिए ही रजिस्टर हुए हैं और आप जीटीए की सर्विस लेते हैं तो वहां पर भी आपको एग्जेम्पशन रिसीव हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट और मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, वो ऑलरेडी मैं वैसे कवर कर चुका हूं कि मान लीजिए इंडिया के बाहर से इंडिया गुड्स आते हैं, इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स इंपोर्ट होते हैं। राइट, तो ऑब्वियस है कि जब ये गुड्स इंपोर्ट होंगे तो इनका ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होगा, और ये क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन टू इंडिया। अब अगर ये ट्रांसपोर्टेशन टू इंडिया वेसल में हुआ है तो ये टैक्सेबल हो जाता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि जो इंपोर्टर होगा वो इस ट्रांसपोर्टेशन पे गवर्नमेंट को जीएसटी देगा। ऑलरेडी मैंने आरसीएम में पढ़ाया हुआ है, जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। और अगर ये ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर होता है तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट होता है। राइट, इसी तरीके से अगर इंडिया से बाहर गुड्स जा रहे हैं, यूएस से, इंडिया से बाहर अगर गुड्स जा रहे हैं से यूएस से, राइट, हम ये क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस एक्सपोर्ट में भी ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होगी, और वो ट्रांसपोर्टेशन या तो वेसल के थ्रू होगी या तो एयरक्राफ्ट के थ्रू होगी। अब चाहे वो वेसल के थ्रू हो चाहे वो एयरक्राफ्ट के थ्रू हो, दोनों ही केसेस में वो क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। कोई डाउट है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस में, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस में कोई डाउट, अदरवाइज हम क्वेश्चन करें। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस में कोई डाउट कि अपन क्वेश्चन करें। आंसर्स विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जीएसटी इन द फॉलोइंग केसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून: ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क, सॉल्ट, food grain including flour, pulses, rice and newspaper registered with the registrar of newspaper by the GTA in the goods carriage। तो GTA जब ये सर्विसेज देता है तो ये सर्विसेज क्या रहती है, एग्जेम्प्ट रहती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड हाउस होल्ड इफेक्ट बाय द रेलवेज। बताओ भाई, ऐसी कोई एंट्री हमने पढ़ी थी, ऐसी कोई एंट्री हमने एग्जेम्पशन में पढ़ी थी? सर नहीं पढ़ी थी। ये जो होगा, रेलवेज जब पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को या फिर हाउस होल्ड की चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा तो इस पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं आती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोस्टल मेल्स और मेल बैग्स बाय अ वेसल, सर ये भी कोई एग्जेम्पशन में नहीं है, ये भी आपका क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। राइट, इसके बाद अगला आता है
discuss with whether the GST is payable in respect of transportation of service provided by the Raghav Transport Agency in each of the following case. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो सर मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, राइट. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल गुड्स कैरेज, तो सर जब सिंगल गुड्स कैरेज में जाता है तो 1500 रुपए तक अगर फ्रेट होता है तो एग्जेम्प्ट होता है. यहां पर फ्रेट 3000 रुपए है तो इसे अपन क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे. अगला आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी इन द गुड्स कैरेज. सिंगल कंसाइनी इन दी गुड्स कैरेज, एक कंसाइनी के लिए माल जा रहा है और 600 रुपए का भाड़ा है. सिंगल कंसाइनी के लिए अपन ने क्या पढ़ा था सर, सिंगल कंसाइनी के लिए अपन ने पढ़ा था अगर 750 रुपए तक होगा तो एग्जेम्प्ट रहेगा. यानी कि पहली एंट्री एग्जेम्प्ट है, दूसरी एंट्री एग्जेम्प्ट, सॉरी तीसरी एंट्री एग्जेम्प्ट है और दूसरी एंट्री आपकी टैक्सेबल है. क्लियर. अगला आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी. अगर अपन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज देंगे तो क्या होगा, एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर द पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी. तो अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने कोई इवेंट कराया है, ऑब्वियस स्पोर्ट्स इवेंट कराया जाएगा और उस स्पोर्ट्स इवेंट में प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, रेफरी पार्टिसिपेट करता है, अंपायर पार्टिसिपेट करता है, कोच पार्टिसिपेट करता है, टीम मैनेजर पार्टिसिपेट करता है और इनको जो रिम्यूनरेशन मिलेगा, इनको जो फीस मिलेगी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी से, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी. जैसे बीसीसीआई है, वो क्रिकेट की एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है. बीसीसीआई है, ये रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है फॉर क्रिकेट, ठीक है ना. और इसने क्या किया सर, इसने एक टूर्नामेंट करवाया और उस टूर्नामेंट में जो इंडियन प्लेयर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना. जो कोच होगा उसने पार्टिसिपेट किया, जो आपका टीम मैनेजर होगा वो रहेगा, राइट, अंपायर होंगे. तो ये लोगों को रिम्यूनरेशन कौन देगा, ये लोगों को रिम्यूनरेशन बीसीसीआई देगा. इन लोगों को क्या मिलती है, मैच फीस मिलती है. इन लोगों को क्या मिलती है, मैच फी मिलती है. और ये जो मैच फी इनको मिलेगी, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है. अगला आता है एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी अगर दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को अगर सर्विसेज देती है तो वो सर्विसेज भी क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी. तो जैसे मान लीजिए कि कैसे बताएं, फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी हैं. किसको, बीसीसीआई को. तो सर ये फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फुटबॉल का रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है और इसने सेवाएं प्रदान करी हैं दूसरे एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन को. तो ये जो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं, ये सर्विसेज क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, राइट. अब रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी में क्या क्या आया है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, फेडरेशन और बॉडी विच रेगुलेट्स अ स्पोर्ट एट इंटरनेशनल लेवल एंड इट्स एफिलिएटेड फेडरेशन और बॉडीज रेगुलेटिंग अ स्पोर्ट इन इंडिया. अब इसी पॉइंट में बीसीसीआई और फुटबॉल वगैरह सारे आ जाएंगे, राइट. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है. मोटी मोटी बात बस इतनी है कि अगर एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सेवा देगी तो वो एग्जेम्प्ट है. एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को अगर उसके प्लेयर, अंपायर, रेफरी, टीम, कोच अगर ये सर्विसेज देंगे तो ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, राइट. एग्जाम्पल देखते हैं. एन इंडिविजुअल एक्ट एज अ रेफरी in a football match organized by a sports authority of India. He has also acted as a referee in another charity football match organized by a local sports club. Discuss whether he is required to pay any GST.
तो सर जब वो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी के लिए इसने जब रेफरी की सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, किसको? रेफरी की सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, तो ये सेवाएं क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है और इसने रेफरी की, एक लोकल क्लब है वहां पर कोई मैच हुआ है और उस मैच में इन्होंने अपने आप को एज अ रेफरी प्रोवाइड करवाया है, रेफरी की सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो लोकल क्लब में जो इन्होंने सेवाएं दी हैं वो सेवाएं इनकी टैक्सेबल होंगी, उनके ऊपर इनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। बताइए इसमें किसी को डाउट? स्पोर्ट्स वाले में किसी को डाउट? चलिए मैं अगला भी करा लेता हूं और दोनों एक साथ डाउट ले लूंगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आरबीआई सर्विसेज देगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस इन सो फार as the consideration is represented by way of interest or discount other than the interest involved in the credit card services। तो अगर आपने किसी को लोन दिया है, तो पहले तो उसने बोला कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्विसेज दी हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्विसेज दी हैं, आरबीआई ने प्रोवाइड करी है सर्विस, तो अगर आरबीआई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो ये सर्विसेज क्या रहेंगी? एग्जेम्प्ट। अब इसके बाद अगला बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आप सर्विस दे रहे हो बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट, लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट, और इसका जो कंसीडरेशन है वो कैसे आता है? सर कंसीडरेशन या तो इंटरेस्ट के रूप में आता है या तो डिस्काउंट के रूप में आता है। मतलब आप अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर लोन देते हो तो आप डिस्काउंट काटते हो, और अगर आप नॉर्मली कोई लोन एडवांसेस देते हो तो आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो। तो अगर आपने लोन और एडवांसेस देकर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आ गया कि बाबू अगर क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगा है, अगर क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगा है तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्सेबल होता है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है। ठीक है ना, वो आपका टैक्सेबल होता है, वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक से मान लीजिए आप लोन लेने गए हैं से ₹10 लाख का, तो बैंक कहती है ठीक है भाई 10 लाख का लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले वेरिफिकेशन चार्ज देना पड़ेगा। हम आपका वेरिफिकेशन कराएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराएंगे, आपको वेरिफिकेशन चार्ज देना पड़ेगा 10,000 रुपए का, राइट। इसके बाद जब लोन प्रोसेस होगा तो आपको लोन प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा, राइट। ये हो गया मान लीजिए 5,000 रुपए। इसके अलावा एनुअली हम आपसे फाइल मेंटेनेंस चार्ज लेंगे, एनुअली लेंगे फाइल मेंटेनेंस चार्ज। ऊपर वाली दोनों अमाउंट ये वन टाइम थी, लेकिन आपसे एनुअली फाइल मेंटेनेंस चार्ज लिया जाएगा, मान लेते हैं 1,000 रुपए पर एनम। तो अब ये जो लोन से रिलेटेड चार्जेस ले रही है बैंक, लोन से रिलेटेड चार्जेस ले रही है बैंक, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये आपके टैक्सेबल है। और मान लीजिए ये जो 10 लाख का लोन है इस पे इंटरेस्ट है 10% का, और आप साल भर में इंटरेस्ट देंगे 1 लाख रुपए का। ये जो 1 लाख रुपए का आप इंटरेस्ट दोगे, ये इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट है, इस इंटरेस्ट पे कोई भी जीएसटी नहीं है। लेकिन जो तमाम चार्जेस बैंक आपसे ले रहा है, नाम वो कुछ भी रखे, वेरिफिकेशन बोले, लोन प्रोसेसिंग चार्ज बोले, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोले, ये जो भी चार्ज वो आपसे लेगा ये चार्ज टैक्सेबल होगा, लेकिन जो लोन का इंटरेस्ट है वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। और लोन कहीं अगर क्रेडिट कार्ड का हुआ और उस पे इंटरेस्ट लगा है तो बाबू वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा, उसमें आपको कोई छूट नहीं है।
इंटर से सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी अमंग्स द बैंक ऑथराइज्ड डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और अमंग्स द बैंक एंड सच डीलर। क्या बोल रहा है? कह रहा है एक बैंक अगर दूसरे बैंक को फॉरेन करेंसी देता है, या फिर एक बैंक दूसरे फॉरेन करेंसी डीलर को अगर फॉरेन करेंसी देता है, तो ये सेवाएं क्या हैं? एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली एक फॉरेन करेंसी डीलर दूसरे फॉरेन करेंसी डीलर को फॉरेन करेंसी देता है, या फिर एक फॉरेन करेंसी डीलर दूसरे बैंक को फॉरेन करेंसी देता है, तो ये भी एग्जेम्प्ट है, राइट। मतलब ये लोग अगर आपस में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं और एक्सचेंज का कुछ चार्ज ले रहे हैं, उस चार्ज पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी, राइट। लेकिन यहीं पर अगर बैंक कस्टमर को फॉरेन करेंसी दे रही है, हमारा फॉरेन करेंसी डीलर कस्टमर को फॉरेन करेंसी दे रहा है और उसके बदले में चार्ज ले रहा है, तो उस चार्ज के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए डॉलर 1 लाख है, इसका आरबीआई कहती है 70 लाख होता है, ठीक है ना, और बैंक ने चार्ज किया मान लीजिए 70,50,000, तो जो 50,000 एक्स्ट्रा चार्ज किया है, जो रुपीस 50,000 एक्स्ट्रा चार्ज किया है, वो उसका कंसीडरेशन है, वो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अब अगर ये करेंसी एक्सचेंज कस्टमर के साथ हुआ है तो ये 50,000 टैक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन यही एक्सचेंज अगर दूसरे बैंक के साथ हुआ है या फिर दूसरे किसी फॉरेन करेंसी डीलर के साथ हुआ है तो ये 50,000 आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। बात समझ में आ रही है यहां तक? इसके बाद आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में कोई सर्विसेज दी जा रही हैं, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब बैंक चार्जेस वगैरह कटेंगे तो उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला आता है सर्विसेज बाय एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट up to rupees 2,000 in a single transaction transacted through credit card, debit card, charge card और other payment card services। ये एक्वायरिंग बैंक कौन होता है? मान लीजिए ये एक मर्चेंट है, ये एक मर्चेंट है और इस मर्चेंट को कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करनी है। इस मर्चेंट को कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करनी है। आप लोग जाते हो ना शॉप पे, जब आप कार्ड से देते हो तो वो आपको एक मशीन देता है और उस मशीन पे आप क्या करते हो, उस मशीन पे आप अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो और अपना पासकोड डालते हो और आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो ये जो मशीन है ये किसने दी है? सर ये मशीन एक्वायरिंग बैंक ने दी है। ये मशीन किसने दी है? एक्वायरिंग बैंक ने दी है। कभी आप देखते हो वो एसबीआई की होती है, कभी वो एचडीएफसी की होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा बैंक अकाउंट किसके पास है, हमने किससे ये सेवा ले रखी है। तो अगर हमने मान लीजिए एसबीआई से ये सर्विसेज ली हैं तो एसबीआई क्या करेगी, हमें ये मशीन दे देगी और इस मशीन के थ्रू अपन क्या करेंगे, कार्ड स्वाइप करा के पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एसबीआई क्या करती है, फ्री फोकट में ये सर्विस नहीं देती है, वो पर ट्रांजैक्शन कुछ चार्ज करती है। पर ट्रांजैक्शन वो मर्चेंट से कुछ चार्ज करती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप बैंक बोल रहा हूं, आप पेट्रोल पंप पे जाते हो और कार्ड से पेमेंट कराते हो तो वो आपसे 1% या आधा % एक्स्ट्रा ले लेता है या 10-50 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता है। सिमिलरली आप किसी शॉप पे जाते हो और उससे बोलते हो सर हमें कार्ड से पेमेंट करना है, तो वो कहता है हो जाएगा लेकिन साहब 1% एक्स्ट्रा लगेगा। तो वो 1% एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है? वो 1% एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा है कि भाई अगर 10,000 रुपए की चीज है, अगर 10,000 रुपए की चीज है तो 10,000 रुपए उसको नहीं मिलेंगे। वो 10,000 में से जो बैंक है वो 100 रुपए काट लेगा, सपोज कर लो, इसके हिस्से में 9,900 रुपए ही आएंगे। तो ये अपना वो 100 रुपए का नुकसान नहीं करना चाहता है, तो वो आपसे कहता है कि मुझे आप 1% पेमेंट एक्स्ट्रा करो। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं एसबीआई की। एसबीआई जो सेवा दे रही है
एसबीआई सेवा जो दे रही है किसको, मर्चेंट को सेवा दे रही है, और पर ट्रांजैक्शन जो पैसा चार्ज कर रही है उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी अगर जो पेमेंट है सिंगल ट्रांजैक्शन की वो 2000 रुपए तक की है तो। मतलब अगर आपको पेमेंट अप टू ₹2000 मिलती है, अगर कार्ड से पेमेंट अप टू ₹2000 मिलती है तो एक्वायरिंग बैंक जो भी चार्जेस लेगा उस चार्जेस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर पेमेंट 2000 रुपए से ज्यादा है तो एक्वायरिंग बैंक आपसे जो भी चार्जेस लेगा उस पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए या आपके बिहाफ पे वो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए उस पे क्या होगा सर, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी, वो ट्रांजैक्शन आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, चलिए फटाफट से पहली दोनों सर्विस, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी वाली सर्विस और बैंकिंग वाली सर्विस, इसमें आपको कोई डाउट है? चलिए एग्जाम्पल देखिए, रॉबिन्सन बैंक फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to the services provided and the gross amount received during the month of December 19, compute the value of taxable services and GST payable. Amount of commission received for debt collection service. सर डेट कलेक्शन मतलब कि आपका उधार का पैसा कलेक्ट किया गया है और आपके उधार के पैसे को कलेक्ट करने के लिए बैंक ने कमीशन चार्ज किया है, तो ये जो कमीशन है ये कोई इंटरेस्ट थोड़े ना है। तो सर ये वाले जो आपके 10 लाख रुपए बैंक ने चार्ज किए हैं, ये वाले 10 लाख रुपए फुल्ली टैक्सेबल होंगे। डिस्काउंट अर्न्ड ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो अगर कंसीडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट का होता है तो ये सेवा हमारी एग्जेम्प्ट हो जाती है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। इंटर से सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक ने आपस में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करके 5,70,000 रुपए कमा लिए हैं। सर जब बैंक आपस में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो एग्जेम्पशन होती है। चार्जेस रिसीव्ड ऑन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड फैसिलिटीज एक्सटेंडेड, सर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू किया होगा, हो सकता है उसके लिए चार्जेस लिए हों, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, हो सकता है टाइम से पेमेंट ना आई हो तो लेट पेमेंट चार्जेस लिए हों। ये जो लेट पेमेंट चार्जेस हैं ये इंटरेस्ट नहीं होते हैं, तो आपके ये जो अमाउंट है 3,80,000 रुपए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, इसके बाद penal interest recovered from the customer for the delay in the repayment of लोन लेट पे किया जिसकी वजह से इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो भाई इंटरेस्ट ही, तो कंसीडरेशन अगर इंटरेस्ट है तो उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। कमीशन रिसीव फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड फॉर द टैक्स कलेक्शन, ये 6 लाख रुपए आपके क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये 6 लाख रुपए आपके क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। अब नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि प्रिज्यूम करिए ऑल द अबव फिगर्स आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ऑल द अबव फिगर्स आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो टोटल फिगर हमारी कितनी निकल कर आ रही है सर, हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10 लाख, 3,80,000 और 6 लाख। इसको अपन अगर सम कर लेंगे तो सर सम निकल के आएगा हमारे पास 19,80,000, और ये 19,80,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। राइट, मतलब कि इसमें 18% का जीएसटी लगा हुआ है। वैल्यू ऑफ सप्लाई बिफोर जीएसटी कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई बिफोर जीएसटी कितनी हो जाएगी, 19,80,000 को मल्टीप्लाई कराया जाएगा 100 से और डिवाइड करा दिया जाएगा 118 से। 19,80,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, 16,77,966, 16,77,966 रुपीस, यही आपका आंसर आ रहा है। समझ में आया? अगर ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता तो हम 19,80,000 पे जीएसटी लगाते, लेकिन यहां पर क्लियरली बोल रहा है कि ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, दैट मींस 19,80,000 में जीएसटी इंक्लूडेड है, और जब जीएसटी इंक्लूडेड है तो उसे ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई और 118 से डिवाइड करना पड़ता है। बताओ भाई, क्लियर हुआ फंडा, क्लियर हुआ?
एक बार जो मैं अच्छे से करा रहा हूं, जिन पे मैं टाइम दे रहा हूं, उनको आप लोग भी टाइम दे के अच्छे से रट्टा मार लेना। बिल्कुल सेम एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको लगेगा बिल्कुल ये चीज तो क्लास में करी हुई थी, वही चीज हमको एग्जाम में मिल गई। लेकिन अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो आपको लगेगा यार पता नहीं क्या आ गया है, पढ़ा ही नहीं था हमने तो ये। ठीक है, चलिए अगला आता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस। इसमें कुछ 4-5 एंट्रियां हैं, मैंने सेल्फ लिखा हुआ है, इसे आपको जस्ट एक बार रीड करना है। ये आपका दिमाग खराब करेगी, एग्जाम में इसमें से आने के चांसेस ना के बराबर हैं। जस्ट इसको एक बार रीड कर लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्पेसिफाइड बॉडीज, जस्ट इसको भी एक बार रीड कर लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस आ रही है, इसे भी जस्ट एक बार रीड करना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद पेंशन स्कीम आ रही है, जस्ट इसे भी एक बार ही रीड कर लीजिएगा। अगला आता है बिजनेस फैसिलिटेटर एंड करस्पॉन्डेंट। बिजनेस फैसिलिटेटर एंड करस्पॉन्डेंट, ये बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट कौन होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स आर द रिटेल एजेंट्स who represent the banks and are responsible for delivering banking services at a location other than bank branch or ATM. Business correspondent supports the bank in providing its limited range of banking service at affordable cost. Thus, they are pivotal in promoting the financial inclusions. देखिए, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स का काम क्या है? उन रूरल एरियाज को टारगेट करना जहां पर बैंक्स नहीं है। भाई इंडिया बहुत बड़ा है, रूरल एरियाज बहुत ज्यादा हैं, हर एक रूरल एरिया में बैंक हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर एक रूरल एरिया के पास बैंकिंग फैसिलिटी हो ऐसा जरूरी है। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स क्या करते हैं सर? ये जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स होते हैं ये बैंक के एजेंट्स होते हैं, ये बैंक के एजेंट्स होते हैं, और जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होती है वहां पर जाकर ये बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग फैसिलिटी कैसे सर? उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उनको लोन एडवांस करना, उनको अदर असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो बैंक देता है, अदर असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो बैंक देता है। और इन बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को बदले में क्या मिलती है बैंक से? सर इनको मिलती है कमीशन। जो ये बिजनेस बैंक के पास लेकर आते हैं, बैंक उसमें इनको सर्टेन परसेंटेज कमीशन देती है, राइट? तो बेसिकली बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स का काम क्या है? बैंक के पास कस्टमर्स को लेकर आना, बैंकिंग सर्विसेज को उस जगह पर पहुंचाना जहां पर बैंक फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। Services provided by the following persons in the respective capacities: business facilitator or business correspondent to a banking company with respect to accounts in its rural area branch. तो रूरल एरिया ब्रांचेस में जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए जो सेवाएं उनको मिल रही है, जो पैसा उनको मिल रहा है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। Any person as an intermediary to a business facilitator or a business correspondent with respect to the services mentioned in entry number A. अच्छा जी, मान लीजिए बैंक ने आदित्य को बिजनेस करस्पॉन्डेंट हायर किया। आदित्य क्या है? आदित्य बिजनेस करस्पॉन्डेंट है और इनको पूरा यूपी का रूरल एरिया दे दिया गया है कि भाई पूरा यूपी का रूरल एरिया आप देखोगे, राइट? बैंक ने आदित्य को हायर कर लिया है, मतलब आदित्य क्या कर रहे हैं? आदित्य बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विसेज दे रहे हैं बैंक को। ये कौन सा बैंक है सर? ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये कौन सा बैंक है सर? ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, राइट? अब यूपी बहुत बड़ा है और यूपी में रूरल एरिया भी काफी है, तो आदित्य के ऊपर वर्कलोड ज्यादा था। इसने कुछ और बैंक से भी क्या कर रखा है? टाई अप कर रखा है, तो इसके पास लोड काफी था। तो इसने क्या किया? इसने आगे श्रेयांश को हायर कर लिया कि श्रेयांश तुम एक काम करो, यूपी का ईस्ट एंड वेस्ट जो रूरल एरिया है वो तुम संभाल लो, नॉर्थ साउथ मैं संभाल लूंगा। तो श्रेयांश क्या कर रहा है? श्रेयांश आदित्य को बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विसेज दे रहा है, राइट? तो पहली सर्विस ये है
जहां पर ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है। दूसरी सर्विस में हमारा आदित्य जो है वो रिसिपिएंट बन जाता है और ये सप्लायर बनता है। मैंने यहां मिस्टेक कर दी है, पहले आदित्य सप्लायर है और बैंक रिसिपिएंट है, और दूसरी सर्विस में आदित्य रिसिपिएंट है और श्रेयांश सप्लायर है। ध्यान से सुनना, ये जो सर्विस श्रेयांश दे रहा है आदित्य को, ये वाली सर्विस भी एग्जेम्प्ट है, और जो आदित्य दे रहा है बैंक को, ये वाली भी सर्विस एग्जेम्प्ट है। लेकिन बस इस बात का ध्यान देना कि रूरल ब्रांचेस को लेकर जो सर्विसेज दोगे केवल उन्हीं पे एग्जेम्पशन मिलनी है, राइट। इसके बाद अगला आता है, ये जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं ये इंश्योरेंस कंपनीज के भी होते हैं। एक LIC कंपनी है इंश्योरेंस वाली, आदित्य जो है इसके बिजनेस करस्पॉन्डेंट है। आदित्य जो है वो इनके बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, और यूपी का रूरल एरिया देख रहे हैं, वही चीज, यूपी का रूरल एरिया देख रहे हैं, राइट। मतलब कि आपका आदित्य जो है वो सप्लायर है और LIC जो है रिसिपिएंट है। ये जो सर्विस आदित्य LIC को दे रहा है, ये सर्विस क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट। अब आदित्य ने अभिषेक को हायर किया है कि भाई यूपी का ईस्ट एंड वेस्ट तुम संभालो और इंश्योरेंस करवाओ बढ़िया तरीके से, ताकि मोटी कमीशन तुम्हारे हिस्से में आए, राइट। अब ये जो दूसरी सर्विस है इसमें सप्लायर अभिषेक है और आदित्य रिसिपिएंट है। क्योंकि आदित्य के पास वर्कलोड ज्यादा था तो उसने आगे एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट हायर कर लिया। अब ये जो सर्विस अभिषेक आदित्य को दे रहा है इंश्योरेंस वाली, बिजनेस करस्पॉन्डेंट वाली, ये वाली सर्विस क्या है, टैक्सेबल है, राइट। इसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं है। क्लियर। पहले केस में जो आदित्य बैंक को दे रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट, श्रेयांश जो आदित्य को दे रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट। दूसरे केस में आदित्य जो इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं वो तो एग्जेम्प्ट, लेकिन अभिषेक जो आदित्य को दे रहे हैं वो वाली सेवा क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन अ रूरल एरिया, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। कोई इंटरमीडियरी है इंश्योरेंस कंपनी के केस में तो उसकी एग्जेम्पशन नहीं है, राइट। पूछिए भाई, कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। अगली सर्विसेज पे आते हैं। इसके ऊपर वैसे अपन चर्चा कर चुके हैं, मैंने डिस्कशन किया हुआ है, पर चलिए कोई बात नहीं, एक बारी फिर से चर्चा कर लेते हैं। लीगल सर्विसेज के ऊपर, लीगल सर्विसेज के ऊपर जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। लीगल सर्विसेज, अगर लीगल सर्विसेज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है, लीगल सर्विसेज अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है, किसको दे रहा है, किसी भी पर्सन को जो बिजनेस एंटिटी नहीं है, या फिर बिजनेस एंटिटी को जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं हुआ है, या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी को, लोकल अथॉरिटी को, अगर इनको वो सर्विसेज दे रहा है तो उस सर्विसेज पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या बोला उसने, उसने कहा कि सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज अगर किसी गवर्नमेंट को दी जा रही हैं, गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, तो ये सेवा सर क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, राइट। अगर किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज दी जाएंगी तो ये सर्विसेज भी क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अगर बिजनेस एंटिटी को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज देगा तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि इस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है कि नहीं करता है, थ्रेशोल्ड एक्सीड करता है कि नहीं करता है, थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड्स
ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, और नोट्स में 40 लाख का जिक्र नहीं है, तो इसके साथ एक और ऐड कर लेना 40 लाख का, राइट। अगर एक्सीड नहीं करता है, नो, तो उस केस में एग्जेम्पशन आ जाएगी, और अगर एक्सीड करता है तो उस केस में ये सेवा टैक्सेबल हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि ये टैक्सेबल कैसे होगी, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट को सेवाएं दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है, किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सेवा दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, और अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सेवा दे रहा है और उसका थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं होता है तो एग्जेम्प्ट है, और थ्रेशोल्ड एक्सीड होता है तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अब बात करते हैं एडवोकेट की। अदर देन सीनियर एडवोकेट, अदर देन सीनियर एडवोकेट, या फिर किसी फर्म ऑफ एडवोकेट की, अगर इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, सेवाएं क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं दूसरे किसी एडवोकेट को, इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट को, किसी फर्म ऑफ एडवोकेट को, तो वो सेवाएं भी क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अगर इन्होंने सेवा दी है किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को, तो वो सेवा भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इन्होंने सेवा दी है बिजनेस एंटिटी को, तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हो रहा है, नो, तो ये सेवा क्या हो जाएगी सर, एग्जेम्प्ट। और अगर थ्रेशोल्ड एक्सीड हो रहा है तो ये सेवा क्या हो जाएगी सर, टैक्सेबल। कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। कोई भी एडवोकेट सीनियर एडवोकेट को छोड़ के, या फिर कोई भी फर्म ऑफ एडवोकेट अगर लीगल सर्विसेज गवर्नमेंट को देती है तो उनकी सेवाओं पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। कोई भी एडवोकेट सीनियर एडवोकेट को छोड़ के, फर्म ऑफ एडवोकेट दूसरे किसी एडवोकेट को सर्विस देते हैं। अब ये दूसरा एडवोकेट सीनियर ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आया? तो एग्जेम्पशन है। दूसरे किसी फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देते हैं तो भी एग्जेम्पशन है। नॉन बिजनेस एंटिटी को सेवाएं देते हैं, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को सेवाएं देते हैं, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। और किसी बिजनेस एंटिटी को देते हैं जिसका थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हो रहा है, मतलब 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख का टर्नओवर अभी एक्सीड नहीं हुआ है, तो सेवा एग्जेम्प्ट है। अन्यथा ये सेवा आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। इसके बाद अगला आता है कि अगर कोई सीनियर एडवोकेट है, कोई सीनियर एडवोकेट है, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को सेवाएं देगा, तो वो सेवाएं क्या हैं, एग्जेम्प्ट है। अगर ये सीनियर एडवोकेट दूसरे किसी एडवोकेट को या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देगा, तो ये सेवा क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। और कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, FCM लगेगा। एक सीनियर एडवोकेट अगर दूसरे एडवोकेट को सेवा देता है या फिर दूसरे फर्म ऑफ एडवोकेट को सेवा देता है तो वो टैक्सेबल होती है। और एक अदर देन सीनियर एडवोकेट दूसरे किसी एडवोकेट को सेवा देता है तो वो सेवा एग्जेम्प्ट होती है। इसके बाद अगला आता है कि अगर आप नॉन बिजनेस एंटिटी को देते हैं तो ये सेवा आपकी एग्जेम्प्ट रहती है। और अगर आप बिजनेस एंटिटी को देते हैं तो अपन चेक करते हैं कि थ्रेशोल्ड एक्सीड हो रहा है कि नहीं। और अगर थ्रेशोल्ड एक्सीड हो रहा है, यस, तो उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा। और थ्रेशोल्ड अगर एक्सीड नहीं हो रहा होगा तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
क्लियर? अब जरा एक क्वेश्चन बनाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, और इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एक्स लिमिटेड, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर राम एडवोकेट टू मिस्टर श्याम फॉर business dispute, services provided by Mr. Shyam advocate to Mr. Mohan family dispute, services provided by Mr. Shyam advocate to Mr. Mahesh senior advocate, services provided by Mr. Mahesh senior advocate to ABC firm of advocate, Mr. Ram advocate to R and Sons HUF टर्नओवर 15 लाख। चलिए, कुछ केसेस अपन ने बना लिए। अब हमें बताना है कौन कौन सी सेवाएं एग्जेम्प्ट हैं, कौन कौन सी सेवाएं टैक्सेबल हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर एक्स लिमिटेड को सेवा दे रहा है तो एक्स लिमिटेड एक बिजनेस एंटिटी होगी, कंपनी है, एक बिजनेस एंटिटी होगी, और इस बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 49 लाख रुपीस का है, यानी कि सर थ्रेशोल्ड एक्सीड हो रहा है, ये वाली सेवा जो है वो टैक्सेबल है, राइट। मिस्टर राम एक एडवोकेट हैं और ये मिस्टर श्याम को लीगल सर्विसेज दे रहे हैं। किस बात की? सर कोई बिजनेस डिस्प्यूट है। बिजनेस डिस्प्यूट है मतलब कि ये सेवा एक बिजनेस एंटिटी को मिल रही है। देखो, इंडिविजुअल है उससे फर्क नहीं पड़ता है, इंडिविजुअल किस बात की सर्विस ले रहा है आपको यह समझना पड़ेगा। इंडिविजुअल यहां पर बिजनेस डिस्प्यूट की सर्विस ले रहा है। बिजनेस डिस्प्यूट मतलब उसका बिजनेस का कोई मैटर है, और बिजनेस का मैटर है मतलब कि सेवा बिजनेस एंटिटी को मिल रही है, तो इस केस में यह सेवा भी क्या हो जाएगी सर? टैक्सेबल हो जाएगी विदाउट एनी डाउट। इसके बाद श्याम मिस्टर मोहन को सर्विस दे रहा है और यह सर्विस फैमिली डिस्प्यूट को लेकर है, पर्सनल कोई इश्यू है, तो मतलब इसमें बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, और अगर बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है तो यह सेवा एक नॉन बिजनेस एंटिटी को है और यह सेवाएं क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। सर मिस्टर श्याम एक एडवोकेट है और एक सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं। सर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को अगर सर्विस देता है तो उस केस में एग्जेम्पशन आ जाती है। अब अगला है एक सीनियर एडवोकेट मिस्टर महेश फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, तो अगर एक सीनियर एडवोकेट दूसरे फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देता है तो कोई एग्जेम्पशन नहीं आती है, सीनियर एडवोकेट के केस में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगला है राम एक एडवोकेट है, इन्होंने आर एंड सन्स को लीगल सर्विसेज दी हैं। आर एंड सन्स एक एचयूएफ है और एचयूएफ क्या हो गई? एक बिजनेस एंटिटी हो गई। बिजनेस एंटिटी को सेवा दी जा रही है, लेकिन बिजनेस एंटिटी का जो टर्नओवर है वो 20 लाख 40 लाख से कम है। मैं ये मान लेता हूं कि ये गुड्स के सप्लायर है, ये गुड्स के सप्लायर हैं, ये हम एज्यूम कर ले रहे हैं, राइट। तो इस केस में ये सेवा क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। इसमें अगर आप ये मानो कि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
देन ऑल्सो ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। अगर अब ये बता दिया जाए कि ये स्पेसिफाइड स्टेट को बिलोंग करते हैं, स्टेट नहीं दी थी लेकिन यहां पर वो बता दिया जाए कि आप स्पेसिफाइड स्टेट से है और आपका टर्नओवर 15 लाख एक्सीड हो रहा है, तो उस केस में फिर सर ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। चलिए ये सारी बातें अपन ने कर ली। इसके बाद अगला आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर to state transport undertaking a motor vehicle meant to carry more than 12 passengers to a local authority, an electrically operated vehicle meant to carry more than 12 passengers to a GTA means of transportation of goods, motor vehicle for the transportation of students, faculty and staff to a person providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school। तो सर आप क्या कर रहे हो, आप मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो, ठीक है ना, आप मोटर व्हीकल क्या कर रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, मोटर व्हीकल आपने रेंट पे दिया है, ठीक है। अब इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो ये टू कैरी पैसेंजर्स हो सकता है, या तो ये मोटर व्हीकल टू कैरी गुड्स हो सकता है। अब अगर ये गुड्स कैरेज है और आपने ये हायर किया है किसी जीटीए को, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को, तो जो भी आप हायर चार्जेस लोगे उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रक था, वो ट्रक मैंने XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को दे दिया और उनसे मैं हर महीने 20,000 रुपए रेंट लेता हूं, तो उस 20,000 पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। अब मैंने ये हायर कर दिया है किसी अदर पर्सन को। अब ये अदर पर्सन कौन हो सकता है सर, ये अदर पर्सन कोई फैक्ट्री हो सकती है, फैक्ट्री को गुड्स डिस्पैच करने के लिए ट्रक की जरूरत थी तो मैंने उनको ट्रक किराए पे दे दिया और उनसे मैं 20,000 रुपए ले रहा हूं। तो अगर मैंने जीटीए के अलावा किसी और को दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका मोटर व्हीकल गुड्स कैरी करने के लिए है और उसे आप जीटीए को देते हो, जो भी रेंट आप चार्ज करोगे जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर आप इसे और किसी पर्सन को दोगे तो जो भी रेंट आप चार्ज करोगे उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है सर। अब अगर ये पैसेंजर्स कैरी करने के लिए है तो आपको चेक करना है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल है कि अदर व्हीकल है। ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल है कि अदर व्हीकल है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल है और इसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर्स है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर्स है, यस, और आपने इसे रेंट पे दिया है, आपने इसे रेंट पे दिया है लोकल अथॉरिटी को, तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपने इसे रेंट पे दिया है किसी और को तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर सीटिंग कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा है ही नहीं तो तुमने किसी को भी दिया हो, ये टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। अगर इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल है, ईओवी है, और सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा की है और आपने इसे लेट आउट किया है, हायर पे दिया है किसको, लोकल अथॉरिटी को, तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ये ईओवी नहीं है तो अपने को चेक करना है कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, सेम वही चीज,
हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर इसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर्स है और हमने इसे हायर पे दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, तो मैं इसको STU लिख देता हूं, स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, तो उस केस में आपका ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपने किसी और पर्सन को हायर पे दिया है उस केस में सर ये टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर सीटिंग कैपेसिटी 12 से या उससे कम है, मतलब 12 से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में भी ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो 3 चीजें आ गई हमारे पास। एक तो हमारे पास सर ये निकल के आया, एक तो हमारे पास ये निकल के आया कि जो हमने मोटर व्हीकल रेंट पे दिया है वो पैसेंजर्स को कैरी करता है कि वो गुड्स को कैरी करता है। अगर वो गुड्स को कैरी करता है और हमने इसे GTA को दिया है तो एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। अगर पैसेंजर्स को कैरी करता है तो चेक करो वो EOV है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है और सीटिंग कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा की है और लोकल अथॉरिटी को किराए पे दिया है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं है, सीटिंग कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा की है और स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, ये चार्ट्स बना लीजिएगा अपने पास ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। इसके बाद अगला आता है परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, एंट्री नंबर 78। इसको मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा दिया था जब मैं आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करा रहा था। इसको आप लोग एक बारी सेल्फ रीड कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम्पल भी इसका हमने किया हुआ है, चलो एक बार कर लेते हैं। RXL प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ ब्यूटी सोप विद द ब्रांड नेम ऑफ फॉरएवर यंग। RXL हैज ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्सर्ट टू प्रमोट इट्स ब्रांड। Miss Ahana Kapoor, its brand ambassador, who is a leading film actress, has given a classical dance performance in the said concert. The proceeds of the concert is worth of rupees 1,20,000, which will be donated to a charitable organization. तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप क्लासिकल आर्ट फॉर्म परफॉर्म करते हैं, वो म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, और आपका कंसीडरेशन अगर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है तो ये सेवा एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर ये परफॉर्म करते हो तो टैक्सेबल होती है, और आप और कोई आर्ट फॉर्म परफॉर्म करते हो जैसे वेस्टर्न, बॉलीवुड, तो ये टैक्सेबल होता है। मतलब एग्जेम्पशन क्लासिकल आर्ट फॉर्म के लिए मिलती है और कंसीडरेशन जब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होता है तब मिलती है। लेकिन अगर आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्म कर रहे हो तो टैक्सेबल हो जाता है, और अदर आर्ट फॉर्म परफॉर्म कर रहे हो देन ऑल्सो टैक्सेबल हो जाता है। यहां पे आहाना कपूर जी एज अ ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्म कर रही हैं तो हमें कंसीडरेशन देखने की जरूरत नहीं है। जब वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्म करेंगी तो उस केस में ये सेवा बच्चे क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगला ही पार्ट कह रहा है वेदर मिस आहाना कपूर विल बी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। सर बिल्कुल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रही हैं तो ये आपकी टैक्सेबल सेवा होगी। लेकिन अगर वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं होती, अगर वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं होती तो क्या होता? तो इनकी सेवा एग्जेम्प्ट हो जाती, क्योंकि कंसीडरेशन जो है वो केवल 1,20,000 रुपए का है। राइट, सिमिलर क्वेश्चन हमने पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ किया हुआ है, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। अगला आता है राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। आप अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग जगह पर जब एडमिशन करते हैं, एडमिशन का मतलब एंट्री लेते हैं, जैसे कोई क्या कह ले अवार्ड शो हो रहा है और आप वहां पर टिकट परचेज करते हैं उस अवार्ड शो को अटेंड करने की, कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई फुटबॉल मैच चल रहा है, कोई अम्यूजमेंट पार्क है, तो आप इसके अंदर एंट्री लेने के लिए एंट्री टिकट परचेज करते हैं। उस एंट्री टिकट की बात हो रही है। तो अगर आपको सर्विसेज मिल रही हैं बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ म्यूजियम, किसी म्यूजियम का एंट्री टिकट खरीदते हो, नेशनल पार्क का एंट्री टिकट खरीदते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एंट्री टिकट खरीदते हो, टाइगर रिजर्व और जू का एंट्री टिकट खरीदते हो, और टिकट का वैल्यू 500 रुपए से ज्यादा का नहीं है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सो डिक्लेयर्ड अंडर द एंशियंट
मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट और एनी ऑफ द स्टेट एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो किसी पुरातन कोई बिल्डिंग है उसमें आप एडमिशन लेते हो, एंट्री लेते हो, एंट्री टिकट पे करते हो, जैसे राजा महाराजाओं के महल हुआ करते थे, वहां पर अगर आप एंट्री लेने के लिए एंट्री टिकट परचेस करते हो और एंट्री टिकट अप टू ₹500 है तो कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप किसी सर्कस में, किसी डांस शो में, किसी थिएटिकल परफॉर्मेंस को देखने के लिए एंट्री टिकट लेते हो, किसी अवार्ड फंक्शन के लिए, कॉन्सर्ट के लिए, म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए, किसी स्पोर्टिंग इवेंट के लिए एंट्री टिकट परचेस करते हो, किसी प्लेनेटोरियम के लिए आप एंट्री टिकट परचेस करते हो, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट के लिए आप एंट्री टिकट परचेस करते हो, और अगर ये एंट्री टिकट अप टू ₹500 है तो कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। 500 रुपए से ज्यादा का है तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सोनू निगम का म्यूजिकल कॉन्सर्ट है और एंट्री टिकट 400 रुपए है, जीएसटी नहीं लगेगी। और एंट्री टिकट अगर 600 रुपए है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मतलब जब आप 600 रुपए का टिकट खरीदेंगे उस 600 रुपए पे जीएसटी भी लेवी किया जाएगा, राइट। इसके बाद एक नई एंट्री आई है, सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप अगर इंडिया में हो रहा है और उसमें आप एंट्री टिकट परचेज करते हो तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। इसके बाद आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हो तो मैंने आपको बताया था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और ये सर्विसेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होती है, टैक्सेबल होती है। अब कह रहा है कि कुछ केसेस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी जीएसटी से। कब ऐसा होगा? इफ द सर्विस हैव बीन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी। तो सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने अगर सर्विसेज इंपोर्ट करी है तो जीएसटी नहीं लगेगा। किसी इंडिविजुअल ने पर्सनल पर्पस के लिए अगर सर्विसेज को इंपोर्ट किया है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने अगर सर्विसेज को इंपोर्ट किया है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। 3 केसेस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा जब सर्विसेज इंपोर्ट होंगी। तो मान लीजिए यूएसए से हम सर्विसेज को इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए से हम इंडिया में सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है किसका? सर्विसेज का, राइट। और ये सर्विसेज कौन इंपोर्ट कर रहा है? सर ये सर्विसेज इंपोर्ट करने वाला व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है। ये सर्विसेज इंपोर्ट करने वाला कोई इंडिविजुअल है जिसने ये सेवा अपने पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट करी है। तो हो सकता है आपने किसी इंटीरियर डेकोरेटर से अपने घर का इंटीरियर डेकोरेशन करवाया हो और वो इंटीरियर डेकोरेटर इंडिया के बाहर का हो सकता है आपने किसी आर्किटेक्ट से अपने घर का डिज़ाइन बनवाया हो सकता है आपने करियर कंसल्टेंसी सर्विसेज ली हो इंडिया के बाहर के कंसल्टेंट से। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए सर्विसेज को इंपोर्ट किया है तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट ने अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए, चैरिटेबल ट्रस्ट ने किसी चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए सर्विसेज को इंपोर्ट किया है तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब इस बात का एक लौता एक्सेप्शन था, इफ एनी ऑफ द अबव पर्सन हैज टेकन OIDAR सर्विस, exemption shall not be applicable. Rather, the service provider shall collect the tax from the recipient and shall pay it to the government. If the recipient is registered under the GST, tax shall be payable by the recipient under the reverse charge mechanism. क्या बोल रहा है? मैंने आपको शायद बताया था कि अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में OIDAR की सर्विस आती है, इंडिया के बाहर से अगर इंडिया में OIDAR की सर्विसेज आ रही है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से अगर इंडिया में OIDAR की सर्विसेज आ रही है, ठीक है ना, इंडिया में OIDAR की सर्विसेज आ रही है और इंडिया में सर्विस अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को आती है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ये OIDAR की सर्विस ले रहा है, तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स देता है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन OIDAR की सर्विस रिसीव कर रहा है
तो इस केस में FCM एप्लीकेबल होता है। अब ये OIDAR है क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक टॉपिक पे आर्टिकल ढूंढ रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है व्हेन या हाउ इसरो रीचेस मार्स। इसरो मार्स पे कैसे पहुंचा, इसका एक डिटेल्ड आर्टिकल आप सर्च कर रहे हो। आपने गूगल किया और गूगल ने आपको एक वेबसाइट दिखाई xyz.com। आप इस xyz.com पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं और आप देखते हैं कि आपको आर्टिकल मिल गया है और इसमें कुछ 10 लाइनें लिखी हुई हैं और नीचे यहां पे लिखा हुआ है टू रीड मोर सब्सक्राइब टू आवर वेबसाइट। ठीक है। और आप सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करते हो तो वो आपको एक पेमेंट पेज पे ले जाता है और वो बताता है कि हमारा जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो है $10 का। अगर आप एनुअली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा $90 का। ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन आपको xyz.com दे रहा है और ये xyz.com कहां की वेबसाइट है? ये एक USA की वेबसाइट है। तो USA से आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सप्लाई करी जा रही है और उसके लिए आपसे मंथली $10 और एनुअली $90 लिए जा रहे हैं। तो ये जो कंसीडरेशन है, ये कंसीडरेशन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का हमेशा टैक्सेबल होता है। मतलब OIDAR की सर्विस जब इंपोर्ट होती है तो वो हमेशा टैक्सेबल होती है। अगर OIDAR की सर्विस इसने ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा, ऑलवेज टैक्सेबल होगी। अब अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, जिसने ये सेवा ली है वो रजिस्टर्ड है, तो RCM में टैक्स लग जाएगा और जिसने सेवा ली है वो अनरजिस्टर्ड है तो FCM में टैक्स लगेगा। FCM में टैक्स लगेगा बोले तो कि ये जो XYZ कंपनी है, ये जो xyz.com है, ये क्या करेगी? ये अपना इंडिया में इंतजाम करेगी GST पे करने का। अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो इंडिया में इसकी वेबसाइट को कर दिया जाएगा बैन, इसकी इंडिया वेबसाइट में ऑपरेट नहीं हो पाएगी। बहरहाल इतने डीप में इंस्टीट्यूट आपके पास नहीं जाएगा। मोटा मोटा बात बस आप इतना ध्यान रखना कि सर्विसेज जब इंपोर्ट होती हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, लेकिन अगर सर्विस गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करी है, इंडिविजुअल ने पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट करी है, चैरिटेबल ट्रस्ट ने चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं, तो इन सेवाओं पे कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं होती है। बताइए, यहां तक की बातें क्लियर हुई? यहां तक की बातें क्लियर हुई? चलो, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे। बाकी बातें नेक्स्ट दिन पे करते हैं।